हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मदानी आज आपको समझाने वाला हूं गाला सॉल्यूशंस ऑफ 2021। उसके अंदर भी मैं आपको समझाने वाला हूं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर 2। अब आप सोचोगे सर आपने क्वेश्चन पेपर 1 क्यों नहीं लिया? भाई क्वेश्चन पेपर 1 आपका बोर्ड्स का सैंपल पेपर है। कौन सा पेपर है? सैंपल पेपर। तो मैं जानता हूं कि ये जो सैंपल पेपर है वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। तो अगर आपने मेरे सैंपल पेपर के वीडियोस नहीं देखे हैं, बिकॉज अगर आप मेरी चैनल पर अभी नए हो तो आपको बता दूं मेरी चैनल जीएसईबी के लिए वर्क करता है। किसके लिए वर्क करता है? गुजरात स्टेट बोर्ड्स के लिए। तो भाई अगर आपने कुछ भी मिस किया है जीएसईबी के रिलेटेड तो जाके जरूर देखो। हर एक सैंपल पेपर अपलोड कर दिया गया है, जब ही रिलीज हुआ था, तो वो देख लेना ताकि आपको क्वेश्चन पेपर 1 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पेपर 2 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, लेकिन एक ही वीडियो में पूरा भर नहीं देने वाला हूं, बोर नहीं करने वाला हूं। धीरे धीरे खाना खाएंगे, धीरे धीरे बिरयानी खाएंगे और बोर्ड्स के लिए जम के तैयारी करेंगे। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं सेक्शन ए, जो कि आपको पता होगा कि हाल ही में जो पैटर्न चेंज हुआ था ड्यू टू कोविड-19, उसके अंदर उसको कितने मार्क्स का कर दिया गया है? 24 मार्क्स का। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 24 मार्क्स की। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग शुरू करते हैं 24 मार्क। आप लोग सोचोगे सर 24 मार्क का क्या सॉल्यूशन करने का, वो तो आजू बाजू में से टाप लेंगे हम लोग, है ना? ऐसा नहीं होता है बच्चा। आपको 24 मार्क्स स्कोर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना मांगता है ना? मांगता है अपने को, कॉन्सेप्ट क्लियर मांगता है। तो इसलिए आज हम लोग एक एक सम को डीप में समझेंगे कि क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है और क्या कोशिश हो रही है यहाँ पर पूछने की। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए एक और बात यहाँ पर बताने की बन जाती है बच्चा लोग, साहेब हमारे सॉल्व करवाना कि नहीं करवाना? तुम्हारे सॉल्व नहीं करवाना, तुम्हारे रफ वर्क में કરીને आंसर लखी देवाना। समझ पड़ी? मींस आपको पेपर में सॉल्यूशन नहीं करना है 1 मार्क्स के। हमें सीबीएसई जैसा नहीं है कि 1-1 मार्क के भी सॉल्यूशन दिखाना है। अगर आप सेंट्रल बोर्ड की स्कूल में हो तो आपको वो दिखाना पड़ता है, लेकिन इनकेस अगर आप स्टेट बोर्ड में हो तो दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, लेकिन डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए सॉल्यूशन करना पड़ता है। मतलब घुमा फिरा के आपको सॉल्व तो करके समझना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए पहला वाला शुरू करते। 3 is one of the zeros of the polynomial x square minus 8x plus 15। देखो हम लोग को ऐसा बोला है कि 3 इसका जीरो है। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो? जीरो का मतलब होता है कि अगर आपने ये 3 की वैल्यू रखी तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो चलिए फटाफट हम लोग रखते हैं। p of 3 is equal to 3 square माइनस 8 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा? 15। 3 का स्क्वायर 9, 8 3 जा 24, 24 प्लस 15, 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 24, और ये कितना हो जाएगा? 24, कितना आ जाएगा? 0। मींस इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 2। अगर 0 आता है तो इसका आंसर ट्रू है, तो आ गया 0। तो आपको मार्क्स मिलेंगे सिर्फ ट्रू लिखने के, आपको सॉल्व करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको समझ समझ के जिसको स्कोर करना है, जिसको 90 प्लस जाना है, तो उसको बराबर सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही आपको राइट आंसर आएगा। आजू बाजू से टापने से राइट आंसर नहीं आता है। चलिए सेकंड वाले सम पर आते हैं। इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x हैज नो रियल रूट्स। इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो ये कौन से चैप्टर में से पूछा है? ये पूछा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म है ये, जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें बोला है कि इसके नो रियल रूट्स। तो देखो डी की जो डिस्क्रिमिनेंट था उसकी 3 कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आएंगे, इक्वल टू 0 आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, और अगर लेस देन 0 आता है तो कैसे रूट्स आएंगे? नो रियल रूट्स आएंगे। तो देखो हम लोग करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आना चाहिए लेस देन 0। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 स्क्वायर
-4। 8 की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी है 1 और ये कितना है 8, है ना। समझ में आ गया ना, ये a है, ये b है और ये c है। 5 का स्क्वायर 25, 8 4 जा 32 ग्रेटर देन 0, तो दैट इज -7 लेस देन 0। तो देखो भाई -7 लेस देन 0 आ गया है, तो -7 लेस देन 0 मतलब क्या, मतलब ये भी ट्रू है, बिकॉज वो लोग ने बोला था इसके नो रियल रूट्स। सीधी बात है, अगर माइनस में आंसर आता है तो कोई रूट एग्जिस्ट करता नहीं है। चले कितना अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने जीएसईबी के फ्रेंड्स को बुलाइए कि चलिए हमारे चैनल पे गाला सॉल्यूशन शुरू हो चुके हैं, तो चलिए अपने फ्रेंड्स को जरूर बुलाना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ थर्ड सम्स पे। थर्ड सम क्या है, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसका आंसर फॉल्स आएगा, मैं देख के ही बता देता हूं। अरे साहेब आ केवी रीते कर्યું જોઈને જ તમે કહી દીધું। देखो ये बहुत ही इजी ट्रिक है, ट्रिक बहुत आनी चाहिए, ध्यान से सुन लेना, ट्रिक आनी चाहिए। अगर ट्रिक नहीं आएगी तो एग्जाम में स्कोरिंग नहीं होगा। देखो ट्रिक क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई ऐसा फैक्टर है कि जिसके 2 और 5 फैक्टर्स आ रहे हैं, खाली 2 आएगा तो भी चलेगा, खाली 5 आएगा तो भी चलेगा, 2 और 5 दोनों आएंगे तो भी चलेगा। तो जिसके भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 आते हैं या तो दोनों आते हैं, तो उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। शायद તમને કેવી રીતે ખબર? तो भाई पहला चैप्टर ની अंदर एक थ्योरम है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक थ्योरम है जिसमें आप लोगों को समझाया हुआ है कि ऐसा होता है। 1.4 है, शायद वो रह भी गई है ना, कोई एक थ्योरम रह गई है। तो देखो अब इसको समझने के लिए एक चीज बता देता हूँ, फटाफट हो जाएगा आपका। जैसे कि 123 है अपॉन 250 है, ठीक है, अपॉन 250 है, तो आप लोग एक काम करना, 250 के फैक्टर्स निकालना। तो ये हो जाएगा 2 1 2 और ये हो जाएगा 5, फिर ये करना 5, ये हो जाएगा 25 और ये 5 5 5 5 1। तो देखो डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 क्यूब, तो 2 और 5 आया है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए था, टर्मिनेटिंग, लेकिन आया क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये फॉल्स है। तो साहेब एक डाउट रही जाए कि बीजो कोई नंबर आवे तो, बीजो कोई नंबर आवे तो नहीं चाले। अगर सपोज यहाँ इंटू 3 आ जाता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। मींस खाली 2 और 5 के लिए या तो खाली 2 या तो खाली 5 या तो 2 और 5, बस इतने के लिए ये कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट फोर्थ सम पे आते हैं। The graph of y plus 7 is equal to 0 is parallel to y axis. इसका आंसर भी फॉल्स है। अला साहेब તમે જોઈને બગ્ગા મરાઈ દો છો, ફટાફટ જો, કઈ કરવાનું નથી। y plus 5 is equal to 7, तो y is equal to कितना हो जाएगा, -5 अपॉन -7 अपॉन 5। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -1 अपॉन 4, है ना। प्लस था, साइड चेंज की, माइनस हुआ, मल्टीप्लाई का डिवाइड हुआ, डिवाइड का -1 अपॉन 4 आया। तो यहां पर ये, यहां पर, है ना। अब देखो इसको प्लॉट करते हैं, तो माइनस वाला है तो कहीं यहां और यहां, तो यहां कहीं बीच में -1.4 आएगा। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसको अगर मैंने यहां से लाइन निकाली ये इक्वेशन की, तो वो किसको पैरेलल हो गई, वो पैरेलल हो गई एक्स को। हमें किसको बोला है, वाई को। आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साहेब आ तो वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड। देखो कॉन्सेप्ट कितना है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट भर भर के पूछा है, तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ध्यान रखोगे और स्कोर करोगे। समझ गए ना। हमें वाई एक्सिस को पैरेलल बोला था, लेकिन एक्स एक्सिस को आ रहा है, क्यों, बिकॉज जब मैंने वाई का पॉइंट प्लॉट किया और उसके ऊपर से लाइन पास करवाई, तो पैरेलल किसको हो गई, एक्स को। चलिए आपके 4 मार्क्स आपके खींचे में आ गए, और आगे के दूसरे मार्क्स लेने की कोशिश करते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय एक्स एक्सिस, y axis and the line representing x plus y is 8 square unit 64 32 16। આ તો બહુ ઈઝી છે, બ્રેકેટ આપી દીધા સાહેબ, 1 2 3 4 કરી લેવું ને, આમ કરી લેવું ને, કરીએ ને આપણે ક્લાસમાં કરતા જ હોય એમ પ્રિલિયમ્સમાં। તો અલા બોર્ડમાં નહીં કરવાનું, બાગા પડી જાય તો કઈ લોચા ઓછા થઈ જાય, એના કરતા આપણે આવડવું જોઈએ। જો આ કરવાનું શું છે, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय एक्स एक्सिस। देखो यहां पर सपोज ये क्वाड्रेंट बना देते, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल बना है किसकी वजह से, एक्स एक्सिस की वजह से। सपोज वो पॉइंट एक्स पर है, ठीक है, दूसरा पॉइंट वाई पर है, दूसरा पॉइंट वाई पर है, और उसी को मैंने एक लाइन ज्वाइन करवाई,
और उसी को लाइन ज्वाइन करवाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो उसका एरिया, तो ये देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना है ना। अब आपको नहीं पता कि ये पॉइंट का नेम क्या है, तो समझो कि a जो है वो x एक्सिस है, मतलब ये a है, ठीक है, ये b है और ये o है। तो a जो है वो आपका x, 0 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आपको बोला है फॉर्म बाय x एक्सिस, इसलिए y एक्सिस क्या होगा 0। b जो है वो क्या हो जाएगा 0, y, बिकॉज फिर y है, और एक इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब देखो जब मैं x की जगह पर 0 रखूंगा, सॉरी y की जगह पर 0 रखूंगा, तब x का आंसर कितना आएगा, तब x का आंसर आएगा 8। देखो इसको सॉल्व किया, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8, 0। और जब मैं x की जगह पर 0 रखूंगा तो y का आंसर आएगा, अपोजिट होगा, मींस ये हो जाएगा 0, 8, यही इक्वेशन में। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हो गए वो क्या हो गए 8, और ये भी पॉइंट कौन सा होगा 8। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा 8 का, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा 8 का। मींस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इधर और इधर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 8। तो सीधी बात है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है AOB, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाफ इनटू 8 इनटू 8, बिकॉज बेस भी 8 का है, हाइट भी 8 की है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 1 जा, और ये हो जाएगा 2 4 जा, सो ये हो जाएगा हाफ, 8 4 जा कितना हो जाएगा 8 4 जा हो जाएगा 32। तो आपके देखो ये रहा ऑप्शन, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 32। कितना मतलब घुमा फिरा के हमें दिया है, डिस्टेंस के फॉर्म में ही था। आप ऐसा मत सोचना कि ये देखो डिस्टेंस वाला है, इक्वेशन बनी है, लाइन इक्वेशन है, लेकिन घुमा फिरा के ट्राइंगल्स में आ गया हो। मतलब सोचो कैसे कैसे कॉन्सेप्ट वाले सम पूछ रहे हैं। आगे चलते हैं। द डेसिमल एक्सपांशन 310136250 हैज डैश डेसिमल प्लेसेस। साहब आपका कोई गुरुच है? यस, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरी बात ये, जो लोग ने मेरी सीरीज देखी होगी, एक नई पहल एक नई सोच, एक जो सीरीज चलाई थी मैंने, अभी भी चल रही है, एवरी संडे उसका एक एक एपिसोड समझ लो कि वीडियो समझ लो रिलीज करता हूं, तो उसके अंदर मैं हर लास्ट ईयर के मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डालता हूं। तो आप लोग देखो प्रीवियस ईयर में से आपको कितना बेनिफिट मिला है। अगर मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जरूर बोलो कि भाई कैसा लग रहा है वो सीरीज। और यहाँ पर देखो वही टाइप का एमसीक्यू, मतलब उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि डेसिमल एक्सपांशन हैज डेसिमल प्लेसेस, मींस क्या कि आपने जब सॉल्व किया तो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस आए। जैसे कि यहां पर एक बताओ, कलर चेंज करता हूं, यहां पर देखो एक ही डेसिमल प्लेस आया था, ओनली 1 डेसिमल प्लेस। तो हमें यही पूछा है कि आपने, समझ रहे हो, मतलब आपने जब इसको सॉल्व किया, कहां गया, आपने जब इसको सॉल्व किया तो कितने, ओला साहब आता आटलू बडू डिवाइड करवानो। आनी पण ट्रिक बताऊं, एकदम इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्या करने का, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज मार दो। अगर आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हो तो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, देखो यहां पर 2 3 1 और यहां पर कितना आ जाएगा 2 5, फिर यहां पर कितना आ जाएगा 5, और यहां पर हो जाएगा 5 6 30, और यहां पर कितना बचेगा 5 2 5 25। अब इसका कितना आ जाएगा 25 25, यहाँ ध्यान देना 25 25 1। ये क्यों ऐसा किया मैं आपको समझाता हूँ, मैंने 25 क्यों ले लिया, बिकॉज अब देखो 6250 जो है उसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेस टू ये 5, इसका 5 स्क्वायर, इसका 5 स्क्वायर, मतलब रेस टू कितना हो जाएगा 5 रेस टू 5। मतलब डिनोमिनेटर के बाद कितने नंबर आने वाले हैं, 5 नंबर आने वाले। बिकॉज जितना डिग्री आएगा, वापस रिपीट करता हूं, जितना हाईएस्ट डिग्री आएगा नीचे उतने नंबर्स डिनोमिनेटर के बाद होंगे। ये सिर्फ जब 2 और 5 है तभी एप्लीकेबल होगा। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स कौन से होने चाहिए, डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स होने चाहिए 2 और 5, तभी ही ये रूल एप्लीकेबल होगा, उससे ज्यादा ये एप्लीकेबल होगा नहीं। ठीक है, उससे ज्यादा ये एप्लीकेबल होगा नहीं। तो डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो सॉरी 2 और 5 होने चाहिए। और जितना पावर आएगा, मतलब 2 और 5 का दोनों में से जिसका भी हाईएस्ट पावर होगा
उतने नंबर आएंगे। तो कितने नंबर आएंगे? 5। आप इसको पूरा सॉल्व करके देखना, पूरा सॉल्व आपको टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएगा। यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट यहाँ से कट मार के निकलेंगे। इसलिए ट्रिक बता दी क्या करने का। ऐसा पूछा हो कितने प्लेसेस हो, तो आपको फटाफट फैक्टर्स निकाल लेने के और देख लेने का किसका पावर हाईएस्ट आता है। 2 का आता है तो 2 का लिख देने का, 5 का आता है तो 5 का लिख देने का, दैट्स इट। ज्यादा माथाकूट करने बैठोगे टाइम वेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव सटासटी में सॉल्व करना है, सटाक से निकलना है फटाफट। जैसे गाड़ी चलाते हो ना आजकल के तुम लोग, जुन जुन वैसे करने का, फटाफट। गलती नहीं करनी है लेकिन, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -5, 12 फ्रॉम द ओरिजिन इज डैश यूनिट। क्या भाई, इसका मतलब क्या कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -5 और 12 फ्रॉम द ओरिजिन इज डैश। तो भाई ओरिजिन से निकालना है, मतलब एक कोऑर्डिनेट तो 0,0 है। तो आपको याद होगा कि ओरिजिन से अगर हमको डिस्टेंस निकालना होता था तो कैसे निकालते थे, जरा यहाँ पर लाइन कर दूं फटाफट। हम लोग क्या करेंगे, सपोज O से लेकर A पॉइंट तक का डिस्टेंस है तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, बिकॉज दूसरा जो पॉइंट है वो तो 0 है, ये -5, तो -5 का तो +5 हो जाएगा और 1। आप बोलोगे सर x1 x2 की x1 और y1 की रखा, x1 y1 ऑलरेडी 0 है बच्चा, उसको रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 169। तो OA इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 169, तो OA कितना हो जाएगा 13 है। 13 यस, ये रहा आपका आंसर 13। तो आपका देखो पहला आंसर भी आ गया 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 49 आर डैश। देखो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर बताता हूं कौन सा नंबर का था, वो 8 नंबर का है। आप लोग को पूछा है 4x² - 49 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको फटाफट इसके रूट्स निकालने, मतलब इसका x का आंसर निकालना है, तो फैक्टराइज करने बैठोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे अच्छा फटाफट जितना इजी कर सको तो 2x होल स्क्वायर - 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2x होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2x प्लस 7, और ये कितना हो जाएगा 2x - 7 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/2। ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 7/2 है ना। प्लस का साइड चेंज करो, मल्टीप्लाई को डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। है यहाँ पर, यस ये रहा, है ना, ये रहा, ये वाला आंसर है। मैं यहाँ पर स्क्वायर बना देता हूँ, लिखूंगा नहीं, 7/2 और -7/2। देखो कितना इजी पूछा है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होगा आप आंसर लेके आओगे। कॉन्सेप्ट पता करो आंसर लाओ, कॉन्सेप्ट पता करो आंसर लाओ। नेक्स्ट पर चलते हैं। डैश इज द सम ऑफ एन AP is 21, 42, 63 is 210। 10 11 ने 19। आहू साहब आहू आप दू। देखो एकदम इजी है, यहाँ पर ऑलरेडी TH लिखा हुआ है आपका, ऑलरेडी यहाँ पर TH लिखा हुआ है। तो अगर आपका यहाँ पर TH लिखा हुआ है इट मींस आपको N निकालना है और कुछ नहीं करना है। आपको क्या निकालना है, N निकालना है। तो N निकालने के लिए आपके पास ऑलरेडी सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस ले लो फटाफट। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है 21 42 63, 21 42 63 इज 210। क्या हो जाएगा, इज 210। तो भाई क्या हो जाएगा, यहां पर आपको n निकालने बोला है, तो an आपको दिया हुआ है 210, a आपको दिया हुआ है 21, डिफरेंस आपको दिया हुआ है 42 - 21 दैट इज आल्सो 21। तो चलिए बिना रुकावट के सॉल्व करते हैं। रुकावट से हम लोग सॉल्व करे बिना an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 डे। a કેટલું છે, an છે 210, a કેટલું છે 21 પ્લસ n - 1, पता नहीं जी कौन है ये n, है ना, गाना हो गया है। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 21। तो 210 में से 21 निकाल दो, n - 1 कर दो और यहाँ पर 21 कर दिया जाएगा, वहां आएगा 189। मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ कोई स्टेप दिखाना जरूरी नहीं होता है, 9 + 1 10 हो जाएगा, तो a आ जाएगा 10। कितना मस्त, मतलब आपको स्टेप दिखाने की तो जरूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ आंसर से मतलब रहता है। अपने वाले ये वाला नहीं करने का, बराबर, अपने को पता होता है वो आंसर तो अटेम्प्ट करने के। तो इसका आंसर कितना आएगा 10। कितना आई जैसे 10। लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, 10वां फिलिंग द ब्लैंक, मतलब इसके बाद और ऑब्जेक्टिव है। एंगल Q इज इक्वल टू 90, PQ/QR इज इक्वल टू 1:1, देन PQ/PR इज इक्वल टू डैश। अरे बाप रे, हम लोग को बोला है कि एक ट्रायंगल है, चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं।
बिना टाइम वेस्ट किए एक ट्रायंगल को बनाते हैं। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, फटाफट हम लोग को रफ स्केच में ही करना है, पी क्यू आर। अब हमें ऐसा दिया है पी क्यू इज टू क्यू आर करो, तो उसका आंसर है 1:1, मतलब ये भी 1 ये भी 1। अब ये दोनों 1 1 है, लेकिन मैंने अगर इसका पाइथागोरस लगा दिया तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो साहेब आ केम करवानो, तो एटले करवानो बिकॉज हमें क्वेश्चन में बोला है पी आर। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, पी आर। तो ये देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए √2 आ जाएगा अगर स्क्वायर निकालोगे तो। मींस पी आर का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा √2। आप इसमें वैल्यू रख के चेक करना। हमें पूछा है कि पी क्यू इज टू पी आर का रेशियो बताओ, तो पी क्यू 1 है, ये 2 है, तो भाई इसका रेशियो हो जाएगा 1:2। हाई क्या यहाँ पर, हाँ हाई रो, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। तो मतलब कॉन्सेप्ट पता करो और आंसर निकालो, कॉन्सेप्ट पता करो और आंसर निकालो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट वाले पर। स्टेट द कंडीशन ऑफ द क्वाड्रेटिक रूट ax² + bx + c टू हैव अपोजिट रूट। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा, बोलो કે સાહેબ બુકમાં છે ને આવું કે આન્સર આપી દીધેલું છે, પણ આવ્યું કેવી રીતે ખબર જ નથી પડતી। આપણે ગૂગલ કરી લીધું, પણ ગૂગલ વાળો બી સાલું કે અઘરું મેથડ બતાવે છે, હે ને। તો બધું જોઈ લો, તમારા કરતા પહેલા એક વખત ચેક કરી જ લો કે તમે લોકો શું કરતા હોય, तो मैंने खबर पड़ी जाए। तो अभी मैं ना इजी मेथड में बताऊं। जो इजी मेथड में क्या करने का, हम लोग को बोला है अपोजिट रूट। कितने जन को क्या लगा होगा पता है, डिस्टिंक्ट रूट्स लगा होगा। तो डिस्टिंक्ट रूट नहीं है, ये अपोजिट रूट का मतलब होता है कि सपोज एक एक्स है, उसका आंसर, एक का आंसर अल्फा आया, हमको नहीं पता आंसर क्या है, और दूसरे का आंसर -अल्फा आया। मींस एक का पॉजिटिव आया एक का नेगेटिव आया, तो उस वक्त आपकी कंडीशन क्या थी, तो उस वक्त ऐसी कंडीशन थी कि b = 0, और ये आंसर आपके पेपर में ही है। क्यों, बिकॉज देखो यहां पर ये रहा, कलर अलग करता हूं, ये वाला जो इक्वेशन है उसको देखो, आपके इसके अंदर भी देखो एक आंसर पॉजिटिव आया था एक आंसर नेगेटिव आया था। तो जब एक आंसर पॉजिटिव आया एक आंसर नेगेटिव आया, तब जब यहां पर b क्या था, b यहां पर 0 था, तभी जाके ऐसा होता है ना। बिकॉज a² - b² की आइडेंटिटी बनती है, तो कब बनती है, जब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है तब। तो इसका मतलब यहाँ पर b उस वक्त क्या होता है, उस वक्त b 0 होता है, b एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। तो यही हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में पूछने की ट्राई की थी। मतलब हम लोग, पता है, मैं कमेंट में ही पढ़ा, तो घुमा फिरा के कुछ भी कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट रूट ये वो, लेकिन सीधा सीधा अपोजिट रूट लिखा था। तो अपोजिट रूट का मतलब ये होता है। तो इसका आंसर आएगा b = 0। कैसे आया वो भी मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया है, समझा दिया है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, समझ गए होगे। आप इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, तो भी आप लोग को यहाँ पर ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आप इसका भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। 11वां नंबर है ना, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP is 5/2। व्हाट वुड बी द डिफरेंस ऑफ द 15th टर्म एंड द 5th टर्म। इसकी भी एक अंदर की ट्रिक बताने वाला हूं, बड़ी ट्रिक है, बड़ी ट्रिक, आपको पता भी नहीं होगा कहां से आंसर निकल गया फटाक से। देखो कितनी बार, बहुत बार ऐसा सम आया है, AP का शायद मेरे को याद नहीं है, लेकिन पुराने पेपर्स में भी आते थे। इसकी एक ट्रिक है कि अगर आपको डायरेक्ट डिफरेंस निकालना हो कोई भी टर्म का, तो क्या करने का, D = AM - AN upon M - N। સાહેબ આગે બુકમાં જોયેલું ખરું ડાયજેસ્ટમાં, પણ વાપર્યું નથી। ચાલો તો વાપરતા શીખી लिया फॉर्मूला ने કેવી રીતે વાપરવાનો છે। देखो ये फॉर्मूला का यूज क्या करने का है, जो भी दिया है उस हिसाब से वैल्यू इसमें सेट करो। डिफरेंस कितना है 5/2, AM कितना है A15 माइनस AN कितना है A5 अपॉन M कितना है 15 माइनस कितना हो जाएगा 5। अब मैंने क्या किया, इस हिसाब से, मतलब ये टर्म नंबर के हिसाब से सब सेट कर दिया। अब देखो A15, सॉरी यहाँ पर A15 नहीं, 5/2 एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू A15 माइनस A5 एज इट इज आएगा। 15 माइनस 5 10 हो जाएगा, तो 5/2 इंटू 10, 2 1 जा 2 5 जा इज इक्वल टू, ये सेम टू सेम चल ही रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 5 जा 25 इज इक्वल टू A15 माइनस A5। तो देखो आपको यही पूछा था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25। कुछ हार्ड नहीं है, कुछ एकदम कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो नहीं था, लेकिन आप क्या करते,
पहले A15 फाइंड करते, फिर A5 फाइंड करते, फिर माइनस करते, फिर उसके बाद उसका डिफरेंस आता। मैंने क्या कर दिया, सीधा सीधा A15 A5 ये फॉर्मूला में रख दिया। तो मतलब जितना आपको ट्रिक पता होगी, देखो वीडियो देखना है ऑब्जेक्टिव का, उसके लिए ही देखना है कि आपको क्या क्या ट्रिक यहाँ से पता चल रही है, और वो संडे वाला वीडियो भी देखते रहना ताकि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के और ऑब्जेक्टिव में ट्विस्ट हो सकता है। हम 24 मार्क्स में फोकस करेंगे, भले कोई चैनल ना कर रहा नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपके लिए 24 मार्क्स पे जरूर फोकस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ के भाई, और ये नोट डाउन कर लेना, ऐसे सम में ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ, PQ upon XY, QR upon YZ, PR upon XZ, 2 upon 5, then find PQR upon XYZ। ता साहेब आ હું કીધું, આ તો બાગ જ મરાયો। PQR upon XYZ तो कई आवे हूं छे हूं आऊं बागा मरा અહીંયા बैठा बैठा एरा एग्जामिनर। ये है एरिया। कभी भी याद रखना कि अगर अकेला ऐसे लिखा हो, PQR लिखा हो, ABC लिखा हो, जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, XYZ लिखा हो, इसका मतलब दे आर ट्राइंग टू टेल अस इज दैट दिस इज एरिया, बिकॉज ये एरिया का शॉर्ट डिनोटर है। भाई दो एरिया का रेशियो निकालो। साहब आओ भाई बनेला ने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल चैप्टर्स के अंदर हमने एक थ्योरम की है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। उसके अंदर जब हम लोग ने वो थ्योरम की थी तो याद होगा कि उस थ्योरम के अंदर अगर हम लोग दो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो लेते हैं तो वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होता था, स्क्वायर होता था। तो यहाँ पर मैं एक ही करस्पॉन्डिंग साइड लेता हूं, उसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/5 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4:25। देखो कितना इजी है, कितना मतलब सिंपल है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कहां से पूछा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में से पूछा। ट्विस्ट एंड टर्न देखो ऑब्जेक्टिव के, एक एक ट्विस्ट एंड टर्न पे फोकस करो और आप उस हिसाब से तैयारी करते जाओ। 90 प्लस जाना ही है मैथ्स में, 70% रिडक्शन, टाइम मिला है, 90 प्लस लाना है। चलिए आगे चलते हैं। साइन ए इज इक्वल टू हाफ फाइंड कॉट ए। अल्लाह साहेब आ तो वो यार लांबो समझे, लंबा कुछ नहीं है, फटाफट करके दिखाता। देखो शॉर्टकट ट्रिक, साइन ए इज इक्वल टू हाफ, हमें क्या बोला है, कॉट ए फाइंड करो। तो अगर मेरे को फॉर्मूला सारे पता है ना, तुरंत आ जाएगा। देखो मेरा एक चार्ट था, आपको याद होगा, यहां पर साइन, यहां पर कॉस, यहां पर टेन, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका कोसेक, यहां पर क्या आ जाएगा सेक, और यहां पर आ जाएगा कॉट। और ये टेबल याद रखने के लिए मैंने बहुत ही अलग ही ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी, पप्पा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। मजा आती है ना बोलने में कभी कभी, है ना, पप्पा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ऐसे तो आप लोग ने याद रखा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो मैंने जैसे आपको ठीक लगता है याद रखना। तो यहाँ पर कॉट ए निकालना है, लेकिन हमें कॉट ए दिया है नहीं दिया है, हमें तो साइन दिया है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दिया है। कॉट निकालने के लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो फटाफट यहाँ पर क्या करने का, पाइथागोरस थ्योरम उठा लेने का। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये है 1, ये है 2। अगर इसका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर -1, तो बी स्क्वायर, तो बी हो जाएगा √3। ये आप लोग सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है, सिस्टमेटिकली करो, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करो। आपको कोई पूछने नहीं वाला है, आपको पता भी चल जाएगा ना कि इसका आंसर √3 आने वाला है, तो भी डायरेक्ट लिख देने का। अब हमें निकालना था कॉट, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है √3, परपेंडिकुलर है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3। इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो के मैंने फटाफट इसका फटाफट आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया √3। आया समझ में, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा √3। चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ टू सर्कल हैविंग सेंटर O and O' 7 cm and 10 cm, the distance between their center is 12 cm, how many point two circle intersect? आपको कुछ नहीं करना है, एक सेंटर यहाँ लेना है और दूसरा सेंटर 12 सेंटीमीटर दूर लेना। ध्यान से समझ लेना, एक साइड 7 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना और दूसरी साइड 10 सेंटीमीटर का बनाना। तो वो दो सर्कल दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, दो सर्कल दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट पे वो दोनों सर्कल क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। क्योंकि सीधी बात है कि हम 17 सेंटीमीटर के हिसाब से उसको, ये साइड 5 और ये साइड 12, 5 सेंटीमीटर होगा ना।
आधा रेडियस होगा, आधा बाहर जाएगा। ये साइड कितना है 7, तो ये साइड 3.5 होगा और बीच में हमारे पास है 12। तो आप सोचो अगर आप सर्कल बनाओगे तो कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा एट 2 पॉइंट्स। आप बना के चेक करना, एक साइड 7 का बनाना और दूसरी साइड 10 का बना के, और जो लाइन है वो कितने की रखना, 12 सेंटीमीटर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the radius of the circle inscribed in the length of 12 cm, 37 cm and 35 cm? देखो ये एमसीक्यू भी पहले आ चुका है, मेरी नई सोच नई पहल की सीरीज में ऐसे एमसीक्यू थे। ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि अगर आप 12 का स्क्वायर करते हो, 35 का स्क्वायर करते हो तो 139 आता है। मतलब अगर आपने 12 का स्क्वायर किया और 35 का स्क्वायर किया तो 1369 आता है, और अगर आपने 37 का स्क्वायर किया तो 1369 आता है। मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हो गए। पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब क्या, कि पाइथागोरस का जो थ्योरम है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 12 प्लस 35 माइनस 37 अपॉन कितना हो जाएगा 2। साहब आप आगा पढ़ी अगर अहमद नहीं पढ़ी फिर से बता देता हूँ। देखो ये रेडियस निकालने के लिए क्या करने का, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2, ये फॉर्मूला ही है। या तो मैंने आपको पहले बताया था वन साइड प्लस अदर साइड माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2। तो अब देखो r इज इक्वल टू 37 में से 2 निकालेगा तो कितना बचेगा, -2 अपॉन 2। तो रेडियस इज इक्वल टू 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2 5 जा, तो रेडियस कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आया समझ में? इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। देखो मैं एक एक ऑब्जेक्टिव एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता जा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करते जाओ। जहां जहां नए नए फॉर्मूलाज आपको जानने मिल रहे हैं, डोंट वरी, फॉर्मूला शीट्स में देने वाला हूं, जल्द ही आपके लिए उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन कैन बी फाउंड आउट ड्राइंग ओगिव कर्व। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओगिव कर्व। देखो अब एमसीक्यू आ गए और स्पीड बढ़ा देने की स्पीड, जितना सामने आंसर आएगा उतना फटाफट सॉल्व कर दे जाने का। और अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें यार, अपने फ्रेंड्स के साथ, जीएसईबी के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कंडीशन बतानी है कौन सी प्रोबेबिलिटी की कंडीशन है जो नहीं हो सकती। तो ये नहीं हो सकती बिकॉज ये देखो यहाँ पर कभी भी डिनोमिनेटर क्या होता है पता है, ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि पॉइंट में हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में अगर रहना है तो डिनोमिनेटर को या तो छोटा होना पड़ेगा या तो उसके बराबर होना पड़ेगा। सॉरी, डिनोमिनेटर को बड़ा होना पड़ेगा या तो उसके बराबर होना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। 19th वाले सम पर आते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बहुत ही इजी सम है। देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इनटू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट सॉरी बरोबर नहीं लगाने का, 1 प्लस साइन थीटा। क्या किया ये साहेब, આવું કર્યું આ રેશનલાइजिंग કહેવાય। આને શું કહેવાય, આને કહેવાય રેશનलाइजिंग। अब देखो रेशनलाइजिंग करते वक्त ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, बिकॉज दोनों प्लस में है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा थीटा होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। छोटी क्लास में पढ़ा था रूट के अंदर जो टर्म 2 बार होता है उसको एक बार लिखो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा स्प्लिट करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। है ऑप्शन, यस। 1 अपॉन कॉस थीटा का सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का आंसर टेन थीटा। मतलब आपकी देखो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे सारे सॉल्यूशंस में आपको स्पीड जरूर से बढ़ानी पड़ेगी। अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे आंसर आएगा नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्राइंगल इन अ गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट, ये रहा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। देखो मैं यहाँ पर ही आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, जगह ज्यादा नहीं है अपने पास यहाँ पर। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आप लोग को यहाँ पर देखो ए रखना पड़ेगा, बिकॉज ये यहाँ से सेंटर से यहाँ तक ए है, तो सेम यहाँ से कितना होगा, ए होगा। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला था माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या था, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है हाफ इंटू बेस कितना है ए और ये कितना है ए, सो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया ए स्क्वायर अपॉन 2। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 360, तो पाई ए कितना है ए स्क्वायर, थीटा कितना है, थीटा है 90 अपॉन कितना आ जाएगा 360, 0 0 कट 9 1 जा 9 4 जा, तो ये आ जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 4। अब ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों को माइनस करना है, भूलना मत, ये दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। क्यों, बिकॉज जब अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ही हमारा आंसर आएगा। तो देखो माइनस करते हैं सेगमेंट लाने के लिए, हम लोग माइनस करते हैं। एरिया ऑफ क्या आया था, पाई ए स्क्वायर अपॉन कितना आया था 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो ये 2 तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 4। कॉमन निकालते हैं तो आपका कॉमन आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 4, तो ब्रैकेट में बच जाएगा पाई माइनस 2। क्या बच जाएगा, पाई माइनस 2। देखो कितना मतलब घुमाया था सम को, तो यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 4 को कॉमन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बी। ध्यान से समझ के करना, बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पर वो लोग ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे है। तो देखिए नेक्स्ट सम के अंदर क्या दिया हुआ है, 3 मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द सिंगल स्फीयर, देन द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर फॉर्म्ड इज डैश। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कन्वर्जन में से आया है, बट कुछ नहीं करेंगे, इसको भी सॉल्व करके समझ लेंगे। ऐसा बोला है कि 3 छोटे छोटे स्फीयर्स थे, उसको मिला के एक बड़ा स्फीयर बनाया, तो उसका रेडियस कितना होगा ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर उसका रेडियस अगर आपको फाइंड करना है तो सीधी बात है, आपको दोनों के वॉल्यूम को क्या बताना पड़ेगा, इक्वल बताना पड़ेगा। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां पर मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, 4/3 पाई आर, देखो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब और ये प्लस R3 क्यूब। मैंने क्या किया, 4/3 पाई दोनों साइड यहां पर सबके साथ रहने वाला था, तो मैंने कॉमन निकाल लिया, बिकॉज मैंने दोनों के, कभी भी याद रखना शेप कन्वर्जन में एक शेप से दूसरे शेप में जाना होता है। तो 4/3 पाई कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर क्यूब, और ये कितना आ जाएगा R1 क्यूब प्लस हो जाएगा R2 क्यूब प्लस ये हो जाएगा R3 क्यूब। फटाफट इसका क्यूब करते हैं तो ये आ जाएगा 27, बिकॉज R3 का क्यूब कितना होता है 27, फिर 4 का क्यूब R2, तो R2 का क्यूब कितना होता है 64, और फिर 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 216, आपका आ जाएगा R3, तो R3 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आ जाएगा, R3 इज इक्वल टू अंडर रूट 216। तो R क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट कितना आएगा 6, तो यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। समझ गए, आपका आंसर आ जाएगा 6। मतलब हो सके उतना थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज आपको एग्जाम में कोई डिटेल सॉल्यूशन नहीं देना है, आपको जो भी बताना है वो सीधा डायरेक्ट बताना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी काउड आउट विद द सॉलिड विद द हेमिस्फीयर रेडियस आर इज गिवन बाय, ये साहब केवी रीते आके समझ नहीं पड़ती। तो देखो इसमें क्या करने का है, इसमें एक कोन लेना है, मतलब एक्चुअली हेमिस्फीयर लेना है, और समझो इसके आजू बाजू एक हेमिस्फीयर था, ठीक है, एक हेमिस्फीयर था, तो काउट किया, काउट करना मतलब काट कूट के उसमें से कोन निकाल लिया, काउट फ्रॉम द सॉलिड हेमिस्फीयर, मतलब उसके अंदर से निकाला है, तो इट मींस ये सेंटर हो जाएगा, तो ये हाइट है कोन की, ये रेडियस है, लेकिन यहां पर जो कोन के लिए हाइट है वो हेमिस्फीयर के लिए क्या है, रेडियस है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r। दूसरा यहां पर ये रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। कहने का मतलब एक हेमिस्फीयर में से
कोन को निकाला। अब हमें पूछना है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन कितना होगा। तो देखो यहां पर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और ये एच कितना हो जाएगा, आर, बिकॉज एच इज इक्वल टू कितना था, आर। तो लार्जेस्ट वॉल्यूम हो कितना सकता है, लार्जेस्ट वॉल्यूम हो सकता है पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब, मतलब मैक्सिमम उसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर क्यूब। इसलिए हम लोग को खाली रेडियस दिया था। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि एक हेमिस्फीयर था, उसके अंदर से कोन को निकाल लिया है, तो हमें मैक्सिमम उसका वॉल्यूम कितना था वो समझाना था। तो मैंने क्या किया, वो समझा दिया है। इसका आंसर कितना होगा, 1/3 पाई आर क्यूब। आगे बढ़ते हैं। द 28th टर्म ऑफ एन एपी इज डैश। मेरे ख्याल से ये आप लोग कर लोगे। ये an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d के फॉर्मूला से है। a भी दिया हुआ है, डिफरेंस आपका -3 का है, और n आपको 20 दिया हुआ है। इस फॉर्मूला में वैल्यू रखना, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -7। बिकॉज अब काफी लंबा हो गया है वीडियो, तो मैं चाहता हूं आप भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंटाल जाओगे नहीं तो फिर 24 गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन m इज इक्वल टू 24 x बार इज इक्वल टू 20 to 10 z। ये आपको याद होगा, सेंट्रल टेंडेंसी, एम्पेरिकल रिलेशनशिप, नई सोच नई पहल में भी बहुत बार बोला था, इसको रट्टा मार लो। z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो भाई आप इसका आंसर इस फॉर्मूला में रख के लेकर आना, मेरे ख्याल से 28 आता है। तो आप लोग ये दो सम मैच द फॉलोइंग लास्ट खुद सॉल्व कर लेना। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जीएसईबी के स्टूडेंट्स के साथ सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोग के फ्रेंड्स भी स्कोर्स कर सके और आपको ऐसे बेस्ट कंटेंट मेरे मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, हैव अ गुड डे।